नमस्कार दोस्तों, बीबीआर क्लासेस में सभी का स्वागत है। मैं त्रिभुवन कसाना। जैसे कि हिस्ट्री चल रही थी अपनी, और हिस्ट्री में हम लगभग मोहम्मद गोरी पढ़ रहे थे और मोहम्मद गोरी के हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और ये मोहम्मद गोरी का तीसरा पार्ट है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा था मोहम्मद गोरी में कि मोहम्मद गोरी का कैसे भारत पर आक्रमण हुआ। मैं मानता हूं कि मोहम्मद गोरी ने लगभग 15 बार उसने आक्रमण किया था, और आक्रमण करने के बाद हमने देखा था 2 पार्ट में कि मोहम्मद गोरी एक तरह से पश्चिमी भारत को जीत चुका था, और एक तरह से कह सकते हैं कि गुजरात राज्य को जीतना चाहता था, लेकिन गुजरात राज्य पर वो विजित नहीं कर पाया था। इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो हम कहानी लेके आ चुके थे लगभग तराइन के प्रथम युद्ध के। तराइन के प्रथम युद्ध तक हमने देखा था कि किस तरह से मतलब पृथ्वीराज चौहान और आपके जयचंद के बीच शत्रुता थी, और उसी शत्रुता की मैंने आपको विस्तार पूर्वक कहानी बताई थी। और एक कहानी एक तरह से क्या थी, एक प्रेम कहानी के रूप में मैंने आपको वर्णन बताया था कि कैसे संयोक्ता का अपहरण किया था आपके पृथ्वीराज चौहान ने। और इसी शत्रुता के बीच में अगर हम बात करते हैं कि जयचंद ने आपके पृथ्वीराज चौहान का साथ ना देकर मोहम्मद गोरी का समर्थन किया था। तो आज जो दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तराइन का द्वितीय युद्ध, और तराइन के द्वितीय युद्ध को हम देखेंगे विस्तार पूर्वक। और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मैं चाहूंगा कि चंदावर का युद्ध भी मैं आपको आज पढ़ा के जाऊं, और हो सकता है कि ये वीडियो जो हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद गोरी वाला, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन आपको इसमें सारे वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे भैया, तो वो पढ़ेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध की अगर हम बात करते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब तराइन का द्वितीय युद्ध सभी को पता है 1192 ईस्वी में हुआ है। और इसी युद्ध की अगर हम बात करते हैं भैया, तो ये युद्ध हुआ है आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब तृतीय याद रखना है थोड़ा सा कि पृथ्वीराज चौहान 3 हुए हैं, एक प्रथम हुए, द्वितीय, और ये कौन से हैं, थर्ड वाले। तो ये हुआ है आपके थर्ड वाले के बीच में मोहम्मद गोरी। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसी युद्ध की, तो ये युद्ध आखिर हुआ कैसे। अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी एक तराइन का प्रथम युद्ध लड़ चुका था 1191 ईस्वी में, और जब 1191 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से परास्त किया था। अब 2 बार मोहम्मद गोरी परास्त हो चुका है। याद करिएगा 1178 ईस्वी में एक तरह से भीम दूती के द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा है, और इसी बीच में अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी ने एक तरह से अगर हम देखते हैं तो पृथ्वीराज चौहान को चुनौती देता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो थे मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से परास्त कर देते हैं, और मोहम्मद गोरी भारत से बाहर चला जाता है, अपने वहीं जहां से गौर राज्य गजनी वापस हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान के जीतने के बाद मोहम्मद गोरी दोबारा पलटकर वार करता है भारत पर। आखिर कुछ ना कुछ तो कहानी होगी इसके बीच में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान ने संयोक्ता का अपहरण किया था, तो उसी शत्रुता का पीछा कर रहा था जयचंद। और जयचंद कहीं ना कहीं ऐसा कोई बड़ा एक आक्रमणकारी मान लीजिएगा, या कोई ऐसी बड़ी शक्ति का समर्थन चाहता था जो कि पृथ्वीराज चौहान को पराजय करे। इसी बीच में अगर आपको पता है कि मोहम्मद गोरी चर्चा में चल ही रहा था, और उसी बीच में अगर हम देखते हैं तो जयचंद ने मोहम्मद गोरी का समर्थन किया और एक तरह से उसके साथ संधि करी। संधि में अगर हम बात करते हैं तो संधि में यह तय हुआ था कि अगर आप पृथ्वीराज चौहान को मारते हैं या उसको हराते हैं युद्ध में, तो मैं आपको दिल्ली दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोहम्मद गोरी फिर से पलट के वार करना चाहता है, लेकिन किसके समर्थन से करना चाहता है, तो वो जयचंद है। और जयचंद की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी के पास उतनी सेना नहीं थी जितनी की मोहम्मद आपके पृथ्वीराज चौहान के पास थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो जयचंद एक तरह से मोहम्मद गोरी को एक आंतरिक रूप से समर्थन भी देना चाहता है, और एक तरह से अपनी सेना भी देना चाहता है। ये छोटी सी संधि हुई है आपके मोहम्मद गोरी और आपके जयचंद के बीच में, और इसी शत्रुता का फायदा उठाता है मोहम्मद गोरी, और एक तरह से अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में घोषणा कर देता है, कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को चुनौती देता है कि पृथ्वीराज चौहान अपनी विशाल सेना के साथ उसी मैदान में पहुंच जाएं जिस मैदान में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो बताते हैं कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की चुनौती को सुना, तो बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान भी चौंक जाते हैं और सोचते हैं
कि वही मोहम्मद गोरी है जिसको मैंने बुरी तरह से कई कोसों मील तक एक तरह से दौड़ाया था, और उसने एक वादा किया था मैं भारत की ओर पलट के बाहर नहीं करूंगा। लेकिन बताते हैं कि मोहम्मद गोरी उस शत्रुता का इसलिए फायदा उठाना चाहता था क्योंकि वो भारत में इस्लाम धर्म का झंडा फहराना चाहता था, इस्लाम धर्म को स्थापित करना चाहता था। और हम बात करें मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी एक तरह से बड़ा ही चतुर शातिर, एक कह सकते हैं आक्रमणकारी था। तो मैं आपको आज पढ़ाने जो जा रहा हूं एक विस्तार पूर्वक कहानी, वो तराइन के दूधते युद्ध की पढ़ाना चाह रहा हूं। तो देखिएगा, जब जिस समय घोषणा हो जाती है दूधते युद्ध की, तो बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान अपनी एक तरह से उस चुनौती का सामना करने के लिए या मोहम्मद गोरी को हराने के लिए एक विशाल सेना का गठन करते हैं और कुछ राजाओं से समर्थन भी मांगते हैं कि जितने भी राजा हैं कि अपना हिस्सा, अपना योगदान इस युद्ध में देना चाहते हैं तो वो दिल्ली आ जाएं और पृथ्वीराज चौहान का समर्थन करें। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पृथ्वीराज चौहान का हर राजा ने समर्थन किया। हर छोटी जाति के व्यक्ति ने पृथ्वीराज चौहान का एक तरह से जीत दिलवाने की एक तरह से अभिलाषा से उसका समर्थन किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो तराइन का दूधते युद्ध था उसकी वास्तविक कहानी है क्या यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और आपको ये भी पता रहेगा। मैं समझता हूं कि कहानी में आपके सारे क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे, और मैं समझता हूं कि आपका तराइन का जो युद्ध है वो शायद आपको आज तक किसी ने ना बताया हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको तराइन का दूधते युद्ध की एक कह सकते हैं कि विस्तार पूर्वक आपको कहानी बताऊं। तो देखिएगा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो तराइन का दूधते युद्ध पढ़ना चाह रहे हैं। तो इस तराइन के दूधते युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो इसको अगर हम दो भागों में देखें कि पृथ्वीराज चौहान का समर्थन किसने किया था और मोहम्मद गोरी की सेना में कौन कौन लोग थे। आखिर मोहम्मद गोरी इस युद्ध को जीता कैसे, क्योंकि मोहम्मद गोरी भी ये जानता था कि अगर मैं इस युद्ध को हारता हूं तो निश्चित ही एक तरह से जो उसका सपना है भारत में इस्लाम धर्म को फैलाना, या कह सकते हैं कि तुर्की साम्राज्य को स्थापित करना, संपूर्ण भारत में इस्लाम फैलाना, वो सपना ही रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो ये भी जानता था पृथ्वीराज चौहान के बारे में मोहम्मद गोरी कि वो पहले हार चुका है। कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी कई बार पृथ्वीराज चौहान से हार चुका है, लेकिन अगर इस युद्ध में हारता है तो पृथ्वीराज चौहान उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करते हैं या हम मोहम्मद गोरी की दोनों की सेनाओं की बात करते हैं तो इन सेनाओं में कितनी सेना मोहम्मद गोरी के पास थी और कितनी सेना आपके पृथ्वीराज चौहान के पास थी। तो देखिएगा, मैं आपको यही दो भागों में दिखाना चाहता हूं तराइन के दूधते युद्ध को। तो एक तरफ आप लिख सकते हैं जैसे कि मोहम्मद गोरी हो गया, एक तरफ आप लिख लें मोहम्मद गोरी की सेना। तो कोई यहां से क्वेश्चन पूछे तो नहीं गए, लेकिन कभी कभी पूछे भी जा सकते हैं बड़े एग्जाम की दृष्टि से। और एक तरफ लिख लें पृथ्वीराज चौहान थर्ड की सेना। अगर हम इन दोनों की सेना की बात करते हैं तो इस मोहम्मद गोरी का समर्थन कौन कर रहा था और पृथ्वीराज चौहान का तराइन के युद्ध में कौन समर्थन कर रहा था। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि इसी मोहम्मद गोरी का समर्थन करने के लिए इसके 3 प्रसिद्ध गुलाम थे। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है तराइन के दूधते युद्ध से कि पृथ्वीराज चौहान की सेना में कौन कौन थे और मोहम्मद गोरी की सेना में कौन कौन थे, या इनमें से ये भी पूछा जा सकता है कि ये शामिल था या नहीं था। तो देखिएगा, मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करते हैं तो इसी युद्ध में भाग लेने आया था गजनी से कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कोई और नहीं है। देखिएगा मित्रों, मैं आपको अभी भूमिका बना रहा हूं आपके तराइन के दूधते युद्ध की कि आपको समझ में आया। अभी मैं कहानी बताऊंगा विस्तार पूर्वक की कहानी है क्या, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि इस युद्ध में कौन कौन लोग थे और कौन कौन पृथ्वीराज चौहान की तरफ से थे। तो वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो मोहम्मद गोरी की ओर से कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी से भाग लेने आता है। तो और देखते हैं कौन इसके साथ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसी का सेनापति बख्तियार खिलजी
बख्तियार खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो इस युद्ध में भाग लेने आता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो इसी का एक प्रसिद्ध गुलाम था नसरुद्दीन कवाचा। नसरुद्दीन कवाचा इसी युद्ध में भाग लेने आता है मोहम्मद गोरी की तरफ से। आपका गजनी का ही एक प्रसिद्ध गुलाम था मोहम्मद गोरी का, यलदोज, या इसका पूरा नाम हम लिख सकते हैं ताज उद्दीन यलदोज। जब मैं आपको गुलाम बस पढ़ाऊंगा तो इन्हीं का कुछ जिक्र होगा। अगर हम बात करते हैं तो इसी में अगर हम देखते हैं कि आंतरिक रूप से, अगर हम बात करते हैं कि आंतरिक रूप से समर्थन कौन कर रहा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंतरिक रूप से जो समर्थन कर रहा था इसका, तो वो था आपका जयचंद। ये कन्नौज का राजा था, कन्नौज का राजा जयचंद। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो ये जो सेना है या जो समर्थन कर रही है वो किसकी कर रही है, तो आपको बताना चाहता हूं कि मोहम्मद गोरी का समर्थन करने आया था गजनी से कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी का सेनापति था मोहम्मद गोरी का बख्तियार खिलजी। एक और व्यक्ति था जिसका नाम था नसरुद्दीन कवाचा, इसी का गुलाम था यलदोज। और जो आंतरिक रूप से समर्थन करने की बात कही थी मोहम्मद गोरी का, या कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो हार चाहता था, उसका नाम था कन्नौज का राजा जयचंद। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो ये जो सारे लोग हैं ये तराइन के दूतते युद्ध में समर्थन कर रहे हैं मोहम्मद गोरी का। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो इधर जो सेना है, अगर हम इसकी मोहम्मद गोरी की अगर हम सेना का बात करते हैं तो सेना कितनी थी इसके पास, तो इसके पास लगभग अगर हम बात करते हैं तो 50,000 सेना इसके पास लगभग बताया जाता है। कहेंगे किताबों में आपको 30,000 20,000 मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 50,000 में इसलिए सेना मान रहा हूं क्योंकि जिस समय मोहम्मद गोरी अपने देश पर आक्रमण करने आया था तो लगभग उसके पास 30,000 से अधिक सेना थी। तो जब 30,000 से अधिक सेना थी तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो जब यलदोज भारत आता है, बख्तियार खिलजी भारत आते हैं आपके इसी युद्ध में, तराइन के दूतते युद्ध में, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो इनकी भी छोटी छोटी टुकड़ियां हो सकती हैं भाई। तो अगर हम बात करते हैं कि आंतरिक रूप से समर्थन कौन कर रहा है, तो आंतरिक रूप से जो समर्थन कर रहा है वो जयचंद कर रहा है। जयचंद वही उसका शत्रु है, कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की हमेशा हार चाहता था, उससे नफरत करता था। इसके पास भी अगर हम बात करते हैं तो छोटी सी सेना इसने भी दी। तो लगभग अगर मैं बात करता हूं तो मोहम्मद गोरी के पास अधिक से अधिक 50,000 सैनिक इसके पास थे। तो अगर हम बात करते हैं भैया पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करते हैं तो भाई इसका समर्थन कौन कर रहा है? क्या पृथ्वीराज चौहान का समर्थन करने वाले अभी भी राजा हैं? तो हैं बिल्कुल। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इसी का एक मित्र था, पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था जिसका नाम था गोविंद राज। गोविंद राज बताते हैं कि गोविंद राज पृथ्वीराज चौहान का मित्र था, और ये बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का समर्थन करने के लिए तराइन के दूतते युद्ध में अपनी ग्वालियर से सेना लेके आता है। इसके समर्थन करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसी का समर्थन करने आया था कुमारपाल। इसी का समर्थन करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसी का समर्थन करने के लिए आए थे बंगाल का एक राजा था जिसने की अपनी सेना भेजी थी पृथ्वीराज चौहान का समर्थन करने के लिए। उसका नाम था सुलक्ष्मण सेन। अगर हम बात करते हैं सुलक्ष्मण सेन, अगर हम बात करते हैं तो इसी का समर्थन करने के लिए कुछ छोटे छोटे यहां पर, अगर हम बात करते हैं छोटे छोटे यहां पर
राजा भी इसका समर्थन कर रहे थे। लेकिन बताते हैं कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करते हैं तो लगभग अगर हम बात करते हैं तो मित्रों इस युद्ध में अगर हम देखते हैं सेना की बात, तो सेना लगभग कितनी हो सकती है पृथ्वीराज चौहान के पास, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था तो लगभग 1.5 लाख सेना हो सकती है या उससे कम हो सकती है। लेकिन इसमें साफ खुलासा कर दिया गया था कि जो पृथ्वीराज चौहान के पास सेना थी तो लगभग इसमें 4 लाख सेना थी। अब आप बताएंगे कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि सर 4 लाख सेना एक तरफ है और 50,000 सेना एक तरफ है, क्या पृथ्वीराज चौहान जीतेंगे? अभी कहानी में बताएंगे कि कौन इसमें जीतेगा। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो 4 लाख सेना एक तरफ है और बताते हैं कि 50,000 सेना एक तरफ है। ये जो महारथी है देखिएगा, एक पृथ्वीराज चौहान अपना अकेला है। अब इनमें अगर हम बात करते हैं तो बख्तियार खिलजी बहुत ही खतरनाक इसका सेनापति के रूप में उभरता है। बताते हैं कि इसकी हाइट इतनी हुआ करती थी, इसके हाथ इतने जाते थे कि घुटनों से नीचे तक इसके हाथ जाते थे। बहुत ही मतलब खतरनाक व्यक्ति था। बताते हैं कि कई हजार सैनिकों पे अकेला भारी पड़ता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के सपने देखता है बख्तियार खिलजी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपना मूड यही बना लिया था कि या तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर अपना राज्य स्थापित साम्राज्य स्थापित रखेगा पूर्ण रूप से हमेशा के लिए, और उधर अगर हम बात करते तो मोहम्मद गोरी भी ये सपने देख रहा था कि अगर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है और पृथ्वीराज चौहान इसमें हारते हैं तो ये निश्चित ही तय हो चुका है कि भारत का एक तरह से इतिहास ही चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इतिहास? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हारते हैं और पृथ्वीराज चौहान वीरगति को प्राप्त होते हैं तो निश्चित ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना कर सकता है। अगर हम बात करें जयचंद की, जयचंद ताकतवर जरूर है, लेकिन अगर हम जयचंद की बात करते हैं तो जयचंद इतनी शक्तिशाली नहीं है जो कि मोहम्मद गोरी का वो समर्थन या मोहम्मद गोरी को वो हरा सके। इसीलिए बताते हैं कि यहां पर इस युद्ध का निर्णय देखने के लिए पूरा उत्तरी भारत ये देख रहा था कि अगर पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं तो निश्चित ही हमेशा के लिए राजपूत शासन हो जाएगा, हिंदू शासन रहेगा। और इधर अगर हम बात करते हैं तो अगर मोहम्मद गोरी हारता है तो निश्चित ही भारत में इस्लाम का झंडा या इस्लाम साम्राज्य भारत में स्थापित हो जाएगा। तो इसीलिए ये दिलचस्प युद्ध था और इतिहास में बहुत प्रसिद्ध युद्ध था, क्योंकि सभी लोग ये देख रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं तो निश्चित ही क्या होगा, एक हिंदू साम्राज्य की एक स्थापना होगी सही रूप से। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इस युद्ध के लिए महिलाओं ने 12 हवन कुंड किए थे। 12 हवन कुंडों से कह सकते हैं कि आहुतियां दी थी पृथ्वीराज चौहान की, एक तरह से कुशलता के लिए भगवान के सामने सर झुकाया था। और बताते हैं कि इसी युद्ध में अगर हम बात करते हैं तराइन के दूसरे ही युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जो सेना सजाई गई थी, इतना पैसा लगाया गया था, इतने सैनिकों को सजाया गया था, बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का खजाना तक खाली हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं? पृथ्वीराज चौहान का खजाना तक खाली हो जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जानते हैं ये निर्णायक युद्ध है। इसीलिए बताते हैं कि इस युद्ध में कुछ लोगों ने ये तक बताया है कि हवन कुंड के साथ साथ महिलाओं ने अपने गहने तक इस युद्ध में बेच दिए थे, कि ताकि पृथ्वीराज चौहान एक अपनी सेना को मजबूत स्थिति में लाकर एक तरह से क्या करें, मोहम्मद गोरी का कह सकते हैं कि उसकी हत्या करें, उसको एक तरह से युद्ध में हराएं। बताते हैं कि अपनी सेना इस तरह से सज जाती है और सज जाने के बाद उसी प्रसिद्ध मैदान में तराइन के दूसरे युद्ध में तराइन के मैदान में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान अपने 4 लाख की विशाल सेना के साथ पहुंच जाते हैं। बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करते हैं तो सेना जिस समय चल रही थी युद्ध में, तो बताते हैं कि एक तरह से मैदान भी एक कांप उठा था। मैदान की जो भूमि थी एक तरह से भूमि भी कांप रही थी, क्योंकि इतनी विशाल सेना, 4 लाख की विशाल सेना मैदान में जिस समय हाथी घोड़े लेकर पृथ्वीराज चौहान उतरे थे, तो बताते हैं कि एक तरह से मोहम्मद गोरी को भी पसीना छूट चुका था। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का ये रूप आज तक मोहम्मद गोरी ने भी नहीं देखा था। इतनी विशाल सेना नहीं देखी थी, इतने राजाओं का समर्थन नहीं देखा था, इतनी अच्छी से सेना की जो सजावट की गई थी वो आज तक मोहम्मद गोरी ने भी नहीं देखा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी भी एक तरह से ठान के बैठा था कि ये युद्ध तो होना ही है। बताते हैं कि सेना सामने आ जाती है दोनों।
दोनों सेना सामने आ जाती है और इस सेना का अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे इन्हीं के परम मित्र गोविंद राज कर रहे थे। गोविंद राज बताते हैं कि एक सेनापति के रूप में भी काम कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं तो सबसे आगे अपनी सेना को लेके उसी का परम मित्र गोविंद राज खड़ा था, क्योंकि ये जरूर निश्चित होना था, ये तय होना था कि अगर गोविंद राज जीवित है जब तक, तब तक पृथ्वीराज चौहान को बाल बाका मोहम्मद गोरी नहीं कर सकता। अगर पृथ्वीराज चौहान को मारना है तो सबसे पहले मारना पड़ेगा गोविंद राज को। गोविंद राज इसका परम मित्र था। इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी के जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था आपका बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कोई और नहीं है, इसका सेनापति है। तराइन के दूसरे युद्ध में सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था आपका बख्तियार खिलजी। और बताते हैं कि जिस समय एक बात हुई थी जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में कि मोहम्मद गोरी को आंतरिक रूप से सहायता देगा, बताते हैं कि जयचंद दूर तक भी समर्थन करने के लिए या उतनी विशाल सेना देने के लिए मोहम्मद गोरी का साथ नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि वो जानता था कि अगर कहीं ना कहीं अगर मोहम्मद गोरी इस युद्ध में हार जाता है तो भाई पृथ्वीराज चौहान मुझे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो सामने तो नहीं आया, कुछ छोटी टुकड़ियों के साथ मोहम्मद गोरी को सेना दे देता है। दोनों सेनाओं में युद्ध हो जाता है और बताते हैं कि गोविंद राज इतना बहादुरी से लड़ रहा था कि बताते हैं कि आपके मोहम्मद गोरी की सेना के तीतर बीतर कर देता है और बताते हैं कि सेना एक तरह से भगदड़ मच जाती है। लेकिन बताते हैं कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का जो परम मित्र था गोविंद राज इतना आगे निकल जाता है लड़ते हुए कि बताते हैं कि जो इसके पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, नसरुद्दीन कवाचा, ताजुद्दीन यलदौज, इन चारों ने मिलकर बताते हैं कि जो टुकड़ी के साथ गोविंद राज लड़ रहा था, क्योंकि सबको पता था कि गोविंद राज हावी हो चुका है। गोविंद राज को अगर पकड़ा नहीं गया, गोविंद राज को अगर नहीं मारा गया तो निश्चिंत ही पृथ्वीराज चौहान हावी हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अपनी और सेना से युद्ध कर रहे थे मोहम्मद गोरी की, लेकिन जो युद्ध एक तरह से लड़ रहा था गोविंद राज कि ऐसा लग रहा था कि एक राजा लड़ रहा हो। लेकिन बताते हैं कि आगे इतना निकल जाता है, सेना पीछे छूट जाती है और बताते हैं कि यही वक्त मिल जाता है कि आपका गोविंद राज अकेला पड़ जाता है और बख्तियार खिलजी उसको चारों ओर से घेर लेता है। और इस तरह से पता चलता है कि गोविंद राज को पकड़कर इसी बख्तियार खिलजी के द्वारा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है मित्रों। और इस तरह से हमें यह पता चलता है कि जिस समय गोविंद राज की अफवाह फैलती है कि गोविंद राज मारे गए, तो बताते हैं कि जो सेना लड़ रही थी उसमें जो जुनून दिख रहा था, जो उसमें बहादुरी के लक्षण दिख रहे थे, वो कहीं ना कहीं कम होते चले गए। कहीं ना कहीं सेना में भगदड़ मचने लगी। और बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान अपने मित्र को एक कह सकते हैं बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो भी वही असर होता है कि पृथ्वीराज चौहान इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो अपनी सेना के साथ आगे बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके मोहम्मद गोरी को दंडित करने के लिए उसके शिविर तक पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान इतना बहादुरी से लड़ रहे थे कि लग रहा था कि ये निर्णय कहीं ना कहीं आपके पृथ्वीराज चौहान के ही पक्ष में जाएगा। लेकिन बताते हैं कि ये असर एक तरह से मोहम्मद गोरी ने चाल क्या चली कि एक तरह से जो उसका हाथी था आपके पृथ्वीराज चौहान का, उसकी हाथी के आंख में तीर मार देते हैं और बताते हैं कि हाथी बिदक जाता है और हाथी से आपके पृथ्वीराज चौहान नीचे गिर जाते हैं। यही बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अपना साहस नहीं तोड़ा और बताते हैं कि यहाँ पर एक तरह से पृथ्वीराज चौहान नीचे ही अपनी तलवार भाला से लड़ते रहते हैं। लेकिन कब तक लड़ते पृथ्वीराज चौहान भी, क्योंकि सेना बहुत पीछे रह चुकी थी, सेना में भी भगदड़ मच चुकी थी कि गोविंद राज मारा गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे जैसे कि सुलक्ष्मण सेन, जैसे कि बात करें कुमारपाल, ये भी अपनी बहादुरी का परिचय दे रहे थे। लेकिन बताते हैं कि इनकी बहादुरी कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान से कहीं ना कहीं कम थी। लेकिन बताते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद गोरी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को किसी तरह से बंदी बना लेता है और बंदी बनाने के बाद बताते हैं कि यहाँ पर कुछ इतिहासकार कुछ अपनी अलग मत बताते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी भेज दिया जाता है और गजनी में जाकर बताते हैं कि इसकी पृथ्वीराज चौहान की जो आंखें थी
उसको फुड़वा देता है। आंखें फुड़वाने का आखिर कारण क्या था? तो बताते हैं कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान अपनी आंखों से देखते थे तो उनकी आंखों में से एक आग सी निकलती थी। उनकी आंखों की रोशनी को देखने के लिए या उनकी आंखों में आंखें डालकर कोई राजा बात नहीं करता था। पृथ्वीराज चौहान की आंखों को देखकर मोहम्मद गोरी इतना क्रोधित होता था कि मुझे ये आंखें पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं कि इनकी दोनों आंखें फुड़वा दी जाएं। बताते हैं कि मित्रों यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फुड़वा दी जाती हैं और बताते हैं कि यहाँ पर तराइन का ये युद्ध हो जाता है और तराइन का युद्ध एक तरह से मोहम्मद गोरी के ही पक्ष में जाता है। कुछ इतिहासकार यहाँ पर अलग अलग बताते हैं कि मोहम्मद गोरी का ये इतिहास ऐसा नहीं था, लेकिन जो भी कहानी है मैं आपको बता चुका हूं, ज्यादा कहानी में नहीं पहुंचना। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो इस युद्ध का जो निर्णय निकलता है तो बताते हैं कि आपके पृथ्वीराज चौहान की इसमें पराजय हो जाती है और इस युद्ध के बाद ही बताते हैं कि पूरे भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की लहर दौड़ने लगती है। कुछ समय पश्चात बताते हैं कि संयोगता का हाल इतना बुरा हो चुका था क्योंकि संयोगता चाहती थी कि पृथ्वीराज चौहान जीत कर आए और एक तरह से अपने साम्राज्य को स्थापित करें। बताते हैं कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद उसी का पिता जयचंद अपनी पुत्री संयोगता को दिल्ली से लाकर आपके कन्नौज में लाना चाहता है, लेकिन बताते हैं कि जो संधि हुई थी, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद गोरी उससे विवाह करना चाहता था, निकाह करना चाहता था और बताते हैं कि यहाँ पर संयोगता उस पृथ्वीराज चौहान से इतना प्रेम करती थी क्योंकि उसने एक वादा किया था कि अगर मैं जीऊंगी तो पृथ्वीराज चौहान के लिए जीऊंगी। कुछ समय पश्चात ये भी पता चलता है कि मोहम्मद गोरी यहाँ से आपके संयोगता का अपहरण करना चाहता है, लेकिन बताते हैं कि यहाँ पर कुछ सखियों के साथ, कुछ दासियों के साथ संयोगता अग्नि में कूदकर जान दे देती है और इस तरह से पता चलता है कि इतिहास के अंदर कोई बड़ा जोहर था। अगर हम बात करते हैं कि इतिहास के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई प्रथम जोहर था जिसने कि दासियों के साथ क्या कह सकते हैं कि अग्नि में कूदकर जान दी थी, तो वो संयोगता ही थी। संयोगता का दूसरा जोहर बताया जाता है और पहला जो जोहर था वो था आपके दाहिर की पत्नी का। तो दो जोहर मैं आपको बता चुका हूं इतिहास के अंदर। पहला जोहर दाहिर की पत्नी थी और दूसरा जोहर था वो संयोगता का, जो कि पृथ्वीराज चौहान तीर्थे की पत्नी थी। तो इस तरह से देखिएगा ये कहानी आपकी समाप्त हो चुकी है। तराइन का दूत्य युद्ध समाप्त हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं तराइन के युद्ध से आपको लग रहा होगा कि भारत में एक ऐसा वीर राजा की वीर गति को प्राप्त हो चुका है। अब कोई ऐसा राजा नहीं बचा है। राजाओं के कि अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी का सामना करने का इतना साहस नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो संधि पृथ्वीराज चौहान और आपके जो संधि आपके मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुई थी, ये कहा था, जयचंद ने वादा किया था कि मैं आपको दिल्ली दूंगा। उस संधि के अगर हम बात करते हैं तो जयचंद उल्लंघन कर देता है और मोहम्मद गोरी को कुछ धन दौलत देने कर उसको वापस भेजना चाहता है। लेकिन बताते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद गोरी वापस आने के लिए नहीं गया था। वो तो खुद चाहता था कि एक तरह से पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद ही वो भारत में पूरा इस्लामिक सत्ता को स्थापित कर देगा। पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद सभी जानते थे कि जयचंद इतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन बताते हैं कि मोहम्मद गोरी का कुछ प्रयासों को रोकने के लिए अगले ही 2 वर्ष के बाद 1194 ईस्वी में, अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो 1194 ईस्वी में एक प्रसिद्ध युद्ध है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध अगर हम बात करते हैं तो ये युद्ध होता है आपके जयचंद और आपके मोहम्मद गोरी के बीच में। अगर हम बात करते हैं तो ये 1194 ईस्वी में युद्ध होता है। तो जयचंद जो था वो गढ़वाल वंश का था। किस वंश का था? गढ़वाल। और बताते हैं कि यहां पर इस युद्ध में इस जयचंद की क्या, मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। इस युद्ध के बाद ही वास्तविक रूप से अगर पूछा जाए कि किस युद्ध के बाद वास्तविक रूप से इस्लामिक सत्ता स्थापित हुई थी, तो वास्तविक रूप से इस्लामिक सत्ता जो हुई है वो चंदावर के युद्ध के बाद हुई है और जो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई है वो तराइन के दूत्य युद्ध के बाद हुई है। तो इस तरह से बताते हैं कि मोहम्मद गोरी अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहता है और जब ये युद्ध समाप्त होता है तो बताते हैं कि यहाँ पर जयचंद
भीख मांगता है मोहम्मद गोरी से कि मैं आज के बाद कभी भी आपका विरोध नहीं करूंगा। लेकिन बताते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद गोरी भी ये जानता था कि जब ये व्यक्ति अपनों का ही नहीं हो सका, अपने पड़ोसी राज्यों का नहीं हो सका, अपने उस पृथ्वीराज चौहान का नहीं हो सका, तो कहीं ना कहीं ये मेरे आगे भी परेशानी खड़ी कर सकता है। इसीलिए बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का जो शत्रु था जयचंद, और कहते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने भारत का गद्दार कहलाते हुए इसका सर धड़ से अलग कर देते हैं, और पता चलता है कि यहाँ पर हमेशा के लिए भारत में एक इस्लामिक सत्ता हो जाती है, राजपूत शासन समाप्त हो जाता है और एक तरह से तुर्की साम्राज्य भारत में फैल जाता है। मोहम्मद गोरी के कुछ गुलाम धीरे धीरे बंगाल बुंदेलखंड और आपके जैसे कि कुछ छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करते हैं, धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि भारत में मोहम्मद गोरी के चर्चे चलने लगते हैं। और कुछ समय पश्चात बताते हैं कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, और मोहम्मद गोरी अपना कुछ साम्राज्य अपने गुलामों को देकर वापस चला जाता है। लेकिन बताते हैं कि 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी वापस आता है अपने साम्राज्य को देखने के लिए। तो बताते हैं कि 1200 कहीं 5 मिलेगा या 6 मिलेगा, तो बताते हैं कि जिस समय 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करते हैं, मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जो हत्या करी गई थी एक तरह से वो खोकर जनजाति के द्वारा, खोकर जनजाति, इस जनजाति के द्वारा बताते हैं कि मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। और इस तरह से पता चलता है कि जो मोहम्मद गोरी का भारत का साम्राज्य था वो 3 भागों में बंटता है, जैसे कि नसरुद्दीन कवाचा, जैसे कि यलदौज, और जैसे कि हम कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही भारत में एक तरह से एक गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो जो अपना अगला जो टॉपिक रहेगा वो गुलाम वंश रहेगा। गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई है ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि जो अपना टॉपिक है वो उसको अगले पार्ट में ही मैं आपको बताऊंगा। मैं समझता हूं कि मोहम्मद गोरी से लगभग कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोहम्मद गोरी से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराना चाह रहा हूं कि देखिएगा, अगर मैंने आप तीनों पार्ट देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण कब किया, 1175 ईस्वी में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी की सेना में कौन कौन लोग थे, तो आप बताएंगे ये 4 लोग थे। 4 लोगों ने समर्थन किया था मोहम्मद गोरी का। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, भाई जैसे 4 ऑप्शन दे दें, एक दे दे, एक ये दे दे, अब इनमें से पूछ ले, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर कुमारपाल रख दे, तो इसमें ये पूछा जाएगा कि मोहम्मद गोरी का समर्थन किसने नहीं किया, तो किसने नहीं किया था, कुमारपाल ने नहीं किया था। या इनमें से मिलाप करने के लिए भी दे सकता है, इधर से पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान का समर्थन करने वाले कौन कौन लोग थे। ये भी पूछा जा सकता है कि बताइएगा किस युद्ध में महिलाओं ने अपने गहने तक दांव पे लगाए थे। तो गहने तक जो दांव पे लगाए थे महिलाओं ने, तो वो कौन सा युद्ध था, तराइन का द्वितीय युद्ध था। अगर पूछा जाए कि 12 हवन कुंड किस युद्ध के लिए किए गए थे, तो वो बताएंगे आप पृथ्वीराज चौहान का तराइन का द्वितीय युद्ध। अगर पूछा जाए कि कौन से युद्ध के बाद भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित हुई थी, तो आप बताएंगे तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। अगर पूछा जाए कि तुर्की साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। अगर पूछा जाए कि बताइएगा पृथ्वीराज चौहान वीरगति को कौन से युद्ध में प्राप्त हुए थे, तो 1192 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो आप बताएंगे यही मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। अगर पूछा जाए कि चौहान वंश किस युद्ध के बाद समाप्त हुआ, तो आप बताएंगे चौहान वंश है। चौहान वंश की अगर हम बात करें, चौहान वंश इसी युद्ध के बाद क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। तो आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि चौहान वंश समाप्त किस युद्ध के बाद हुआ था, तो आप बताएंगे इसी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। अगर पूछा जाए कि चौहान वंश का अंतिम राजा कौन है, तो पृथ्वीराज तृतीय हैं। तो इस तरह से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई मोहम्मद गोरी को पहली बार किसने हराया था। तो मोहम्मद गोरी को जो प्रथम बार हराया था, जो प्रथम बार अगर हम बात करें तो प्रथम बार किसने हराया था, तो आप बताएंगे वही गुजरात का राजा भीम द्वितीय। तो इसने प्रथम बार हराया था। दूसरी बार किसने हराया था, अगर पूछा जाए कि दूसरी बार
अगर पूछा जाए कि दूसरी बार किसने हराया था मोहम्मद गौरी को, तो वही किसका नाम है, पृथ्वीराज चौहान। तो इस तरह से मित्रों कई क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को सही से देखेंगे तो मैं लिखने की मुझे यहाँ पर क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं हर प्रकार के क्वेश्चन लिखूंगा तो लगभग टाइम बहुत लग जाएगा। तीनों पार्ट आप देखिएगा तब आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा ये जो वीडियो तो थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन यहां से हर प्रकार का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था, तो कौन सा वंश था, गौर वंश का। गौर वंश कहाँ है, गजनी में पड़ता है। अगर पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया था, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया था या क्या अंकित कराया था। मोहम्मद गौरी के जो सिक्के थे, मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया था, एक तरफ तो मोहम्मद बिन साम और एक तरफ लिखवाया था माता लक्ष्मी की आकृति। तो देखिएगा मित्रों यहां से कई अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया था। तो एक तरफ लिखवाया था मोहम्मद बिन साम लिखवाया था और दूसरी तरफ क्या लिखवाया था, तो आप बताएंगे माता लक्ष्मी की आकृति। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस आक्रमणकारी ने अपने सिक्कों पर भारत में प्रथम बार माता लक्ष्मी की आकृति अंकित कराई थी, तो वो कौन था, मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी की हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो मोहम्मद गौरी की हत्या जो की गई थी वो खोखर जनजाति, खोखर जाति के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या की गई थी। तो देखिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही है। मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जो अगला पार्ट आएगा हमारा वो गुलाम वंश से संबंधित होगा। जय हिंद, जय भारत।